और यहाँ के सक्रिय जन नेता भाई सत्यानंद भोक्ता जी, चतरा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री कालीचरण सिंह जी और चतरा के अति लोकप्रिय जन उपायुक्त, मैं कहूँ प्रो पीपुल उपायुक्त हमारे रमेश घोलप जी, जो बड़ी जड़ से ग्रासरूट से उठकर आए हैं और ऐसे लोग बहुत काम करते हैं और विकसित भारत बनाने में ऐसे लोगों की बड़ी निर्णायक भूमिका होगी। इस तरह चतरा के अध्यक्ष भाई विपिन जी, संचालन कर रहे मेरे आत्मीय और बड़े पुराने मित्र नौसाद जी, यहाँ उपस्थित चतरा के सभी भाइयों और बहनों, चतरा के माननीय मीडिया के साथियों, नौजवानों, सबसे पहले मैं चतरा प्रेस क्लब, चतरा प्रशासन और आप सबके प्रति व्यक्तिगत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मंच पर बैठे लोगों ने जो मेरे प्रति बहुत उदारता से उद्गार व्यक्त किए, उनके प्रति भी मैं व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जब मैं एक लंबे अरसे बाद चतरा में हूँ तो मुझे मेरे पत्रकार मित्रों की भी याद आ रही है, जिसमें एक नौसाद बगल में ही है और एक हमारे साथी दीनबंधु जो अपने ट्रेडमार्क के लिए जाने जाते थे, वो भी साथी होंगे। बहुत अच्छे समय में हम सब और अनेक लोग साथ रहे हैं। इस ऐतिहासिक धरती पर आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे चतरा के जाने माने इतिहासकार जिन्होंने बड़ा काम किया इस इलाके के इतिहास में, डॉक्टर प्रोफेसर इफ्तिखार आलम जी, उनकी याद आ रही है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ की ऐतिहासिक जानकारियाँ दी थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने कालीचरण बाबू से सुना चतरा का कितना शानदार अतीत है। 1857 के विद्रोह से लेकर जब ब्रिटिशर्स और छोटा नागपुर के लोगों के बीच सबसे महत्वपूर्ण चतरा की लड़ाई हुई, और यह लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 को हुई, जिसमें इसी चतरा के पास फांसी को तालाब के पास लड़ी गई, जिसे आप फांसी तालाब कहते हैं। 56 यूरोपियन सैनिक उसमें नहीं रहे और 150 क्रांतिकारियों की मौत हुई। 77 लोगों को एक गड्ढे में दफनाया गया। यह स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरक भूमि है। व्यक्तिगत तौर से मुझे आकर यहाँ प्रसन्नता है। यहाँ हम सब इनसे प्रेरणा लेकर एक महान और मजबूत भारत बनाने का काम करें, क्योंकि तभी उनके किए गए काम से हम उऋण हो सकते हैं। यहाँ राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति ने रखकर काम किया है। इसी चतरा धरती के हुए, शायद आज की तारीख में अब युवा पीढ़ी जानती नहीं होगी, बाबू रामनारायण सिंह, महान व्यक्ति। आज झारखंड बना है तो सबसे पहले संविधान सभा में जिन लोगों ने दिल्ली में आवाज उठाई, उसमें से रामनारायण सिंह जी थे। चतरा में रामगढ़ कांग्रेस हुई। अभी रामगढ़ कांग्रेस पर एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया किताब लिखी है, रामगढ़ के एक सज्जन ने, बसंत हेतम सरिया। उसमें आप पढ़े उनके एक व्यक्ति के कारण कैसे राजेंद्र बाबू ने लिखा है कि यहाँ पर रामगढ़ कांग्रेस हुआ। रामगढ़ कांग्रेस देश में कई अर्थों में बहुत निर्णायक कांग्रेस थी, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सारे लोग आए। तो इस धरती से ऐसे ऐसे लोग हुए। पहले मैं इस विषय पर आने के पहले उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों की कुर्बानी और शहादत से आज हम इस हॉल में बैठकर अपने जीवन में स्वतंत्र क्षण पा रहे हैं, आज़ादी से रह रहे हैं, इसके लिए बलिदान उन लोगों ने दिया। तो उनके प्रति हमारा कुछ ऋण है, फर्ज है। वो फर्ज क्या है कि कम से कम उन्होंने सपना देखा था कि इस देश को, इस मुल्क को ताकतवर और बेहतर बनाए, मजबूत बनाए। आज सही कहा कि यहाँ से भाई भोक्ता जी ने भी कहा और अन्य लोगों ने भी कि इसमें एक एक व्यक्ति की भूमिका है। यह काम कोई सिर्फ सरकार, राजनीति की विधायिका या अधिकारी नहीं कर सकते अगर हमें से एक एक व्यक्ति की सक्रिय साझेदारी नहीं रही।
और देश चलाना वैसे ही है, अगर बहुत सहज सरल शब्दों में कहूं तो जैसे आप घर चलाते हैं। घर में आप घर की योजना बनाते हैं, घर कितनी, हमारे कितने लोग हैं, आमद कितनी है, खर्च कितनी है, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, जैसे मोटे तौर पे आप प्लानिंग करते हैं समाज का, राज्य का, पंचायत का, देश का सपना भी वैसे ही देखा जाता है। हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, हमें आजादी दिलाई लंबे अरसे बाद। हमारे साथ ही बगल का एक पड़ोसी देश भी अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा था, जो आज दुनिया की महाशक्ति है, चीन। यह मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि चीन ने उस वक्त 100 वर्ष का अपना दस्तावेज बनाया कि हमारी यात्रा किधर होगी। 1948-49 के आसपास उन्होंने 100 वर्ष का दस्तावेज बना लिया कि हमको कहां पहुंचना है, किस रूप में काम करना है। सत्ता में जो भी रहेंगे पर हमारा लक्ष्य और मकसद एक रहेगा। हमने आजादी पाई, सब कुछ किया, पर वो बड़ा सपना और लक्ष्य उस वक्त चूक गए, नहीं देख पाए कि हमें पहुंचना कहां है, वो दस्तावेज हम बना नहीं पाए। आज ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब वो दायित्व तो हमें पूरा करते हुए इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। गांव के एक घर से ये बात निकले, गांव में पहुंचे, पंचायत तक पहुंचे, मोहल्ला तक पहुंचे, फिर शहर में पहुंचे, राज्य की राजधानी पहुंचे और देश दिल्ली तक पहुंचे, तब वो फिजा और माहौल बनेगा जो आजादी में बनी थी कि हमें कैसे आजाद होना है, देश कैसे हमारा न सिर्फ मजबूत हो बल्कि कैसे आने वाले दिनों में वो ताकतवर बने। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत ने भी आजादी के लगभग 75 वर्षों बाद यह एक सपना देखा है कि हमें 2047 में कहां पहुंचना। यह सपना अगर 1947-48 में हमने देखा होता तो और शायद तेजी से हम बढ़ते, पर वो कहीं चूक हुई। लेकिन हमारे यहां कहावत है कि विलंब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने देर सही दुरुस्त तो आए। जब हमने तय किया कि मंजिल हमें पाना है तो उस मंजिल की ओर हम सबको कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा एक साथ। और इसके लिए इस देश ने 5 बड़े संकल्प तय किए हैं। पहला कि हम सबके अंदर विकसित भारत के संकल्प का सपना हो, यह सपना एक एक व्यक्ति का सपना बने। दूसरा, गुलामी या दास्तां की जितनी पुरानी निशानी है उससे हम मुक्ति पाएं। और तीसरा, हमारी जो भारत की पुरानी हजारों वर्ष पुरानी विरासत रही है उस पर हम गर्व करें, हमारी एकता की ताकत वो बनी रहे। और 5वां, हमें से हर एक का जो फर्ज है उसको हम पूरा करें। उस फर्ज में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और नगर सेवक तक है, सबका जो अपना फर्ज है वो हम पूरा करें। यह काम अगर हम लोग सब मिलकर करें और देश बनाने के काम में हमें कैसे अलग ढंग से लगना होगा, वो हम एक बार एक बड़ा सपना हमें देखना होगा। और दुनिया के जो भी बड़े देश बड़े सपने के साथ आगे बढ़े, उन्होंने ही अपना इतिहास बनाया है। आप जानते हैं आजकल हमारे यहाँ अमेरिका चले जाना, वहां का ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाना, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लोग सपना पालते हैं। तो अमेरिका कैसे बना, उसका इतिहास आपसे पुराना नहीं है, मुश्किल से 250-300 वर्षों पुराना। पर आप जानते हैं कि उनका सपना है, जब उन्होंने देखा कि अपने देश को हमें दुनिया का श्रेष्ठ देश बनाना है तो एक स्लोगन वहां चला, गो बिग एंड गो होम। यानी या तो कुछ बड़ा करो जीवन में, नहीं तो चुपचाप घर बैठ जाओ। जब उन्होंने सोचा कि हमें स्पेस में कुछ करना है तो सीधे चांद पर गए। इसी तरह आप देखें मोबाइल के बारे में, जिसके हम लोग आदी हो गए हैं आजकल, तो एप्पल, आईफोन, जिनकी गुणवत्ता का मुकाबला नहीं कर सकते। जब ई कॉमर्स के बारे में सोचा तो अमेज़न रिटेल ने, वॉलमार्ट, ऐसे अनेक उन्होंने चीजें दुनिया को दी हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान दिए हैं, मेडिकल साइंस के डिवाइसेस दिए हैं। MIT वहां की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी पर नारायण मूर्ति ने अपने व्याख्यान में बताया 10 ऐसी इन्वेंशन उन्होंने की है जो दुनिया के घर घर पहुंच गए। मैं उनसे विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय लगेगा, लेकिन ये बात हमारे यहाँ कलाम साहब कहा करते थे। जब वो
राष्ट्रपति कलाम साहब क्या कहते थे, हमेशा कहते थे थिंक बिग, बड़ा सोचिए। हमारे देश में बड़ा सोचने का सपना शुरू से हमें डालना होगा। आप सब यूरोपियन सपने के बारे में जानते हैं, कैसे उन्होंने अपने देश मुल्क को बदला। पर पड़ोसी देश चीन के बारे में कह रहा था मैं कि 2049 तक के उनके सपने क्लियर है, 100वां वर्ष उनका पूरा होने वाला है। और आज की तारीख में चीन की युवाओं से लेकर और वृद्धों तक एक नारा है, जुआंगो मंग, यानी चाइनीज ड्रीम, हाउ टू रियलाइज चाइनीज ड्रीम, हाउ टू एक्चुअलाइज इट। तो अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, ये सब इन्होंने जो अपने राष्ट्रीय सपने तय किए उसके साथ हर एक व्यक्ति ने अपने सपने को जोड़ा, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी इस कदर दुनिया को बदल रही है कि पहले जो काम 100 वर्ष 1000 वर्ष के होते थे वो 2-4 वर्ष 5 वर्षों में होने लगे हैं। ये टेक्नोलॉजी का असर है। अब इस दुनिया में भारत कहां खड़ा है और हमें अपने बारे में स्थिति जान लेनी चाहिए। एक बड़ी यात्रा पर आप निकलते हैं तो पहले आप वस्तु स्थिति जान लें कि आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या है। और ये आप मानकर चलें कि ये दुनिया, भौतिक दुनिया वो है जिसमें आर्थिक ताकत से ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। आर्थिक ताकत, अगर आर्थिक समृद्धि देश की नहीं हुई तो आपके लिए जो चुनौतियां होंगी वो बड़ी कठिन होंगी। आपकी सारी समस्याओं की समाधान, चाहे आबादी बढ़ती हो, रोजगार की जरूरत हो, बड़े विकास की जरूरत हो, वो सब कुछ संभव है सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास के कारण इस दौर में। अब आज की तारीख में अमेरिका कहां है, जिसका कुल जीडीपी कहते हैं यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आज की तारीख में 27.36 ट्रिलियन है। आप 27 ट्रिलियन ही मान लीजिए। चीन का लगभग 18 ट्रिलियन 17.79 और 2024 में भारत का जीडीपी अभी है 3.8 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन कितने का होता है? 83 लाख करोड़, यानी 1 ट्रिलियन। 3.7 ट्रिलियन 307 लाख करोड़, यानी अभी आप 317-320 लाख करोड़ के आसपास है। और इन देशों के मुकाबले आप देखें तो बहुत पीछे। अभी आपने पिछले दिन खबर पढ़ी होगी वर्ल्ड बैंक की कि 1/5 अमेरिका का पर कैपिटा इनकम पाने में जो अगर हम इसी गति से चलते रहे तो 75 वर्ष लगेंगे। आप समझ सकते हैं कि हम तब तक कितनी मुसीबतों में होंगे। और जीडीपी आप जानते हैं क्या है? एक वर्ष के अंदर, चाहे राज्य में हो या देश में हो, देश की जीडीपी को जीडीपी कहते हैं और राज्य में जो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होता है उसको जीएसडीपी कहते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में जो एक खास अवधि है उसमें आपके यहाँ जो भी उत्पादित चीजें हैं, फिनिश गुड्स हैं और जो सेवाएं हैं, उनकी कुल कीमत क्या है बाजार में, वही जीडीपी है। उसी तरह राज्य का जीएसडीपी का बताया, ये इनकम को मापने का एक मोटा तरीका है। यानी भारत की आर्थिक प्रगति का अतीत ये है, अगर आप पीछे जाएं तो लगभग आजादी के 60 वर्षों बाद हम $1 ट्रिलियन पहुंचे। 60 वर्षों बाद 2007 में हम $1 ट्रिलियन हुए। 2014 में आजादी के 67 वर्षों बाद हम $2 ट्रिलियन हुए। 2019 में हम $3 ट्रिलियन हुए। और हमें पहुंचना कहां है मैं बताया आपको। आज की तारीख में हमें 2024 में अभी हम 3.8 ट्रिलियन 2019 से 2024 के बीच में हम 0.8 ट्रिलियन यानी लगभग $1 ट्रिलियन बढ़ पाए, क्योंकि इस बीच कोविड आया। कोविड जो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी 100-200 सालों में आती है वो आई। और जब वो महामारी यहाँ आई तो आपको याद होगा दुनिया के विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों ने, फोरकास्टर्स ने कहा कि सबसे अधिक गहराई से भारत तबाह और प्रभावित होगा। उसका कारण भी था, कहा कि भारत की इकोनॉमी भी तबाह होगी, क्योंकि इसके पहले 100 वर्ष पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था उसमें सबसे अधिक मौतें, कई करोड़ मौतें भारत में हुई थी। उन्हें लगा कि भारत शायद इस चुनौती का सामना कर सकने के सक्षम योग्य नहीं है। तो उसका कारण था, उसका कारण क्या था
कि सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस की दवा ढूंढने में हमें या मंगाने में बाहर से 25 से 30 साल लगे थे। टिटनेस का 30 से 35 साल हमें लगे उसके टीकाकरण में। डिप्थेरिया का 30 साल लगे और जापानी इंफ्लुएंजाइटिस का टीका आने में 100 साल लगे। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत टीका बना सकता है, पर भारत में क्षमता आज क्या है कि उसने कितने कम समय में टीका बनाया। सिर्फ 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन भारत ने दिए और एक दिन में 220 करोड़ डोज। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं, सरकार बताऊंगा, दुनिया की जो आबादी है जिन बड़े और संपन्न देशों की, उतनी टीकाकरण की स्थिति हमारे यहाँ एक दिन में हो रही थी। और दुनिया के वो बड़े मुल्क जो कहते थे भारत सबसे अधिक तबाह होगा, उनके यहाँ जो स्थिति हुई इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये क्यों हो पाया? क्योंकि भारत के अंदर क्षमता, भारत के लोगों में ये क्षमता है। और आपने देखा होगा उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे राज्य के मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टियों को भी एक साथ खड़े होकर देश बनाने में लगे और उन्होंने बताया कि हम कैसे एक नई लकीर खींच सकते हैं, चुनौतियों के सामने हम कैसे एक नया अध्याय रख सकते हैं। यानी हम सबको मिलकर के भारत के विकास में एक एक आदमी को, हमारे राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सबको लगना होगा तो भारत एक नया इतिहास लिख सकता है। ये हम पहला याद रखें। मैं आपको 3 किताबें बताता हूं भारत का सामर्थ्य क्या है ये समझने के लिए। कोविड के दौरान बताया दुनिया क्या कह रही थी भारत के बारे में। एक IAS अधिकारी, जहां तक मुझे याद है भोपाल के वो हमारे DM हुआ करते थे, अरुण पिथोड़े, द बैटल अगेंस्ट कोविड डायरी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट 2022। किस तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, देश के अलग अलग हिस्सों में किया, हर राज्य में कैसे उन्होंने अद्भुत काम किए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और देश के हर कोनों में उसमें उसका वर्णन है। एक दूसरी किताब है प्रियम गांधी मोदी की, ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस। वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, ये आंध्र मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन के CEO हैं, मेड इन लॉकडाउन। किस तरह हमारे यहाँ, आपको याद होगा, आपके यहाँ PPE किट नहीं बनते थे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। किस तरह रातों रात हमने वो सामर्थ्य बदल दिया, उस चुनौती को अवसर में बदला। मैं सिर्फ 3 किताबों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनको दिन मैं पढ़ा और उसको लिखा था। रीडिंग इसलिए कि आपको ताकत मिलेगी कि हमें सामर्थ्य क्या कर क्या सकते हैं। और आज मैं बताया कि भारत में जो कहा था लोगों ने भारत का दबाव होगा और भारत की अच्छी तरह निकला इससे। दूसरा इकोनॉमी के बारे में टॉप देश कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी सबसे अधिक कठिन स्थिति में पहुंचने वाली है। आज IMF कह रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत ही एक चमकदार उसकी तरफ मौजूद है। ओनली ब्राइट स्पॉट। मॉर्गन स्टैनले जो 90 में भारत कंगाली की स्थिति में था, तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता तो मैंने देखा है कि किस तरह से भारत की स्थिति बन गई थी। कोई देश आपको कर्ज देने को तैयार नहीं होता था, कोई मिलना नहीं चाहता था। आपकी वस्तु स्थिति जब ये हो जाती है कि गांव में एक आदमी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो कैसे लोग उसको अवॉइड करते हैं, राष्ट्रीय स्थिति हमारी ऐसी बन गई थी। आज वो सारे लोग कह रहे हैं कि भारत सबसे मजबूती से, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और अभी 10 साल पहले याद करिए 12-13 में इन्हीं लोगों ने कहा था कि दुनिया की जो सबसे नाजुक फ्रेजाइल फाइव यानी लड़खड़ाती और कमजोर अर्थव्यवस्था है उसमें भारत है। इन सब स्थितियों के बीच, चुनौतियों के बीच, कोविड के बीच आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट नीचे चली गई, माइनस में गई, पर फिर भी 24 में आप 0.8 ट्रिलियन बढ़े हैं। अगले 3 वर्षों में भारत का सपना है कि हम 5 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने। और याद रखिए इसी बीच क्या हुआ, जिस मुल्क ने आपके ऊपर 200-300 सालों तक राज किया, ब्रिटेन, उसको पछाड़ करके आप 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बने। ये आपका ताकत, आपका सामर्थ्य है, ये हम पहचाने। और अगले 3 वर्षों में जैसे हमने कहा भारत का सपना है कि 5 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 2030 तक 7 ट्रिलियन GDP के साथ हम आगे जाएं। पर ये सारे काम बहुत आसानी से नहीं होंगे जितनी आसानी से मैं आपको कह रहा हूँ। आगे की यात्रा
और आप इसको देखें। कल की खबर है ये, जो वर्ल्ड बैंक के जो हमारे आज की तारीख में उसके वर्ल्ड बैंक के जो हमारे आज की तारीख में मिस्टर सुब्रमण्यम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कल उन्होंने कहा है कि इंडिया जीडीपी कैन हिट 55 ट्रिलियन बाई 2047 एट 8% ग्रोथ। बहुत लंबा है, बहुत ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दूसरा कि आईएमएफ की ही एक बड़ी अर्थशास्त्री हैं, दुनिया की बड़ी अर्थशास्त्री, उनका ये कहना है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2027 तक बनेगी। मैं होपफुल नहीं, ये वो सारे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, पर यह इतना आसान नहीं है। ये इसमें चुनौतियां क्या हैं जिसे हमें मिल करके तय करना होगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक IIT चेन्नई में एक व्यक्ति जो IAS IPS की बैकग्राउंड से छोड़ करके वो समाज बदलने के काम में गए हैं, वो वहाँ गए तो उनसे जो छात्रों का संवाद हुआ वो मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत दिलचस्प है। वहाँ बच्चों ने पूछा कि भारत विकसित कब होगा, तो जो उनका जवाब तो हम सब लोगों के लिए है, उन्होंने वही बताया कि आज की तारीख में अमेरिका 27.36 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, चाइना 17.9 ट्रिलियन की है, भारत 3.8 ट्रिलियन की है। अब ये हासिल कैसे होगा? उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्थायी रहे, आपकी जो भी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, जब भी सरकार कहना तो मान कर चलिएगा, सरकारें स्थायी होनी चाहिए तो वो नीतियां अपनी लागू कर सके। दूसरा कि पूरे देश में एक माहौल हो कि हमको आगे बढ़ना है। और तीसरा उन्होंने कहा उन IIT ग्रेजुएट्स को कि आपके जैसे प्रतिभावान लोग जो दुनिया में जाकर के टेक्नोलॉजी का नया इतिहास लिख रहे हैं, उससे वो देश आगे बढ़ रहे हैं, वो छात्र यहाँ पढ़ें, वो इस देश में रहें। और चौथा कहा कि ये सब अगर हम लोग कर लें तो हमें जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो दुनिया के तौर तरीके काम काज को बदल देने वाली है, उसमें हम कैसे कुछ बड़ा काम कर सकें, ये हमें तय करना होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि यंग लोग, नए लोग जिनका इस देश के साथ सपना हो, वो राजनीति में आए, वो इन चीजों को समझे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप देश कहाँ है और कहाँ हमको ले जाना है, क्योंकि ये सपना पंचायतों तक ले जाना होगा, ये सपना गांव तक ले जाना होगा। अगर हम मिलकर के ये काम कर सकें तभी यह संभव है। मैं आज दुनिया को दो चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने कहा, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें। ताइवान जैसा छोटा देश, लगभग 70-60% चिप्स वहां बनता है, और वो छोटा देश चीन जैसे इतना बड़ा देश, इतना ताकतवर, इतने दिनों से चाहता है उसको परेशान करना, कर नहीं पा रहा है क्योंकि वहां वो ताकत है। और ये चिप्स बनाने की मशीन, बिल्कुल मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, ये मशीन सबसे अधिक आजकल नीदरलैंड में बन रही है। एक मशीन की कीमत बहुत अधिक, वो मशीनें 10 वर्ष के लिए बुक है, इनके पास जाएंगी, वो मशीन भारत को कब मिले, इसमें भी आ रही है। हमारे यहाँ ये सेमीकंडक्टर की चीजें अब शुरू हुई हैं, तो पिछले 1 दशकों से ये सारी चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों से निकलते हैं तो हम एक विकसित और मजबूत भारत का सपना देख सकते हैं। एक मैं और आपको तथ्य बता रहा हूँ, क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में यह जो GDP आता है, जो कुल आमद देश की मानी जाती है, वो कितने जिलों से और कहां से आता है? देश में आपके टोटल GDP का यानी 3.8 ट्रिलियन डॉलर आज है, तो सिर्फ और सिर्फ 13 जिलों से इसका आधा GDP आता है। 13 जिले। क्या हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे झारखंड से लेकर के आने राज्यों से लेकर यह भूख पैदा न हो कि इन जिलों में हमारा भी कोई जिला हो? और ये जिले कौन है, मैं नाम आपको बता रहा हूं, नासिक, नागपुर, जयपुर, ठाणे, सूरत,
चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर अर्बन, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कुछ शहर अंग्रेजों के जमाने से, पर बाद में आजादी के बाद कुछ जिले इतनी तेजी से बढ़े हैं। क्या ये सपना हमारे यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए कि हमारे जिले भी इसमें शामिल हो, हम उस ढंग से काम करें? और दूसरा याद रखिएगा कि आजकल ये राजनीतिक नारा बहुत तेजी से लगता है, पर इसकी वजह समझ रहे हैं। अगर दक्षिण के राज्य कहते हैं कि हमारी यहाँ जनसंख्या कम रही, हम ज्यादा कमा रहे हैं और केंद्र को हम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, वो टैक्स दूसरे राज्यों को अधिक जाता है जो विमानू राज्य हैं, हम क्यों दें? ये सवाल उठने लगा इस देश में और बड़े तेजी से उठने लगा। और रिजर्व बैंक के जो हमारे गवर्नर रहे मिस्टर राव, उनकी किताब हाल में आई, उसमें उन्होंने उल्लेख किया ये सवाल धीरे धीरे कैसे एक गंभीर स्वरूप ग्रहण करना। तो जिस तरह से मैंने दुनिया की स्थिति बताई कि दुनिया में आज भारत कहाँ है, उसी तरह से भारत में राज्य कहाँ है, अपना राज्य कहाँ है, हम कैसे आगे बढ़ें, यह भी सोचना होगा। आपको याद होगा कि इस बार 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 आह्वान देश से किया। पहला, कहा कि देश में 3 लाख संस्थाएं हैं, पंचायत से शुरू करें, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत से लेकर आते आते तक ये सब आपका ऊपर तक जितनी संस्थाएं हैं आएंगी। अगर सिर्फ 2 गवर्नेंस में सुधार हम हर साल करने लगे, नई आदत डालने लगे, नई शुरुआत करें, तो आप देखिए देश में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन का वाहक हमें बनना पड़ेगा, उस परिवर्तन की शुरुआत हमें करना होगा, तब हम आगे जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के बड़े लेखकों में एक जॉर्ज ऑरवेल हुए, संयोग से वो अनडिवाइडेड बिहार में मोतिहारी के पैदा हुए थे, और दुनिया के बड़े लेखकों में ब्रिटेन चले गए बाद में, उन्होंने लिखा कि जिसकी मुट्ठी में इतिहास होता है भविष्य भी वही नियंत्रित करता है। यानी हम अपने इतिहास में आने वाली पीढ़ी का नजरिया तैयार करने के लिए हम कैसे उनको तैयार करेंगे, कैसे हमारे लोगों ने कुर्बानी की है, उनके प्रति हमारा फर्ज क्या है। और आज की दुनिया में विकसित हो रहे देशों के बीच भारत कहाँ खड़ा है, हम कैसे तेजी से आगे बढ़ें, क्योंकि आपके आने वाले बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य इसी बात से जुड़ा है कि भारत कैसे ताकतवर बने। अब इतिहास के लिए याद रखने का प्रश्न क्या है, ये भी याद रखिए कि हमारी आबादी आज दुनिया में सबसे अधिक है। आप 140 करोड़ ही मान लें तो लगभग हम दुनिया में सबसे अधिक हो गए हैं, पर विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 2.9% आपके पास है, यानी 3% भी नहीं है। पर विश्व की आबादी का 17% है, और जहां तक याद है क्षेत्रफल में आप 7वें हैं, आबादी में पहले हैं। तो आपकी चुनौतियां क्या है आप समझ। हमने इन चुनौतियों पर अगर समय से कदम नहीं बढ़ाए तो हम कहाँ कहाँ चुके, और इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ उस पड़ाव को या उन चीज़ों को कि हम आगे इसके लिए प्रेरणा लें। जैसे 60 में भारत और चीन का जीडीपी लगभग बराबर था, और 20 वर्षों तक रहा। वो देखिएगा दौर जब एक तरह से केंद्र में स्थायी सरकारें होती थी, राज्यों में भी होती थी। भारत का जीडीपी तब क्या था, 1.48, चीन का था, भारत का था 1.48 बिलियन डॉलर, और चीन का था 128.3 बिलियन डॉलर, यानी 20 बिलियन डॉलर चीन कम था, 16% भारत अधिक था। भारत की प्रति व्यक्ति आमद $82 अधिक थी, चीन का $89 उस वक्त था। 77 तक इंडियन जीडीपी चीन से लगभग बराबर था। 78 में पहली बार इंडियन जीडीपी से चीन आगे बढ़ा, और आप आज उसकी इकॉनमी आपके लगभग 5 गुना हो गई। तो समय रहते अगर हमने अपनी पॉलिसी और नीतियों में परिवर्तन किया होता तो आज भारत बहुत दूसरी स्थिति में होता। अब अगर अलग एस्टिमेट्स फोरकास्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं कि आज की तारीख में भारत का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 1/5 है चाइना की, और यूएस का 5% है। ये हम याद रखें कि 1990 तक भी पर कैपिटा इंडिया और चाइना का लगभग बहुत अंतर नहीं था, हम लगभग बराबर ही थे। 2023 तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है लगभग $2,484, चीन का है $12,614,
चीनी अर्थव्यवस्था 2035 में अमेरिका से आगे बढ़ जाएगी और भारत 2075 में अमेरिका की इकोनॉमी को अगर इस गति से बढ़ता रहा जो आज बढ़ रहा है, तब उसको पछाड़ करके सेकेंड अर्थव्यवस्था बनेगा चीन के बाद। ये फोरकास्ट है इकोनॉमिस्टों की। आप याद रखें, अब इस दौर में हमें किस रूप में काम करना है कि हम आगे बढ़ें। बहुत सारे कदम इस दृष्टि से इस देश में उठाए गए हैं कि हम कैसे अपनी एक जगह बना सकें। मैं बहुत संक्षेप में उन चीज़ों की ओर आपका निगाह ले जाना चाहूँगा। अपने यहाँ जो आबादी है, जिसे कहते हैं बहुत अधिक आबादी है, कि ये अवसर भी है और समस्या भी है। तो कैसे हमारी आबादी को हम इस्तेमाल कर सके देश बढ़ने के लिए, इसका प्रयास देश में चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए हैं, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम कैसे, यानी माहौल जो टेक्नोलॉजी से बन रही है कि कैसे हम तेजी से आगे बढ़े, उस पर काम हो रहा है। और हर चीज के पीछे नेशन फर्स्ट, यानी देश के प्रति हम रखेंगे हमें पहुंचना कहाँ है 47 में, ये सपना अगर है तो हम आगे जा सकते हैं। इस सपने के साथ कई बड़े नए कदम आज की तारीख में इस देश में उठे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा काम इस देश में हो रहा है। मेक इन इंडिया अभियान की आधारशिला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और टेक्नोलॉजी में हम कैसे नए काम कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कैसे हम बन सके। और सबसे बड़ा काम जिन क्षेत्रों में हुआ है उसमें डिफेंस पे हुआ। डिफेंस के साथ ये था कि अंग्रेज जब गए तो आपके यहाँ हथियार बनाने के सबसे अच्छे कारखाने दुनिया में छोड़कर गए, लेकिन आप अपनी नीतियों से सिर्फ हथियारों के सबसे बड़े खरीदार बनते रहे। उन कारणों में मैं नहीं जानना चाहता कि इन कारणों से ऐसा हुआ, पर दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार थे। अब पिछले एक दशकों से ये हुआ है कि नहीं, हम हथियार अधिक से अधिक अपने देश में बनाएंगे और बाहर की कंपनियां बनाना चाहती हैं और आकर हमारे देश में बनाएं। और आज भारत बड़े पैमाने पर दुनिया को हथियार बेचने वाला, आयात करने वाला भी देश बन रहा है। कल की खबर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि पहली बार हम लोग कहते थे कि किस तरह से चीन से खिलौने आते हैं, कल पहली बार हुआ है कि चीन से भी अधिक जो खिलौना आता है उससे अधिक खिलौना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, बेचा है। पिछले आत्मनिर्भर भारत का जब से नारा लगा तब से खिलौने में भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा कि विकास का काम ये श्रम का काम है, ये परिश्रम का काम है, तप और त्याग का काम है। ये रातों रात नहीं बदलता, श्रम से होता है। उस तरफ भारत तेजी से अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत का ये खाका आपके सामने है। हथियारों में आप बहुत तेजी से बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो नई अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें हमारे देश के युवा अद्भुत रूप से दुनिया के स्तर पर कमाल कर रहे हैं, वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम। लगभग आज की तारीख में 94 यानी 95,000 आपके देश में स्टार्टअप्स है। इस स्टार्टअप सिस्टम में $35 बिलियन पूंजी आपकी लगी है 2021 में। 2022 में 24 बिलियन अधिक पूंजी आई और ये सब पैसा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने लगाया है। और भारत ने हाल में अनेक ऐसी कंपनियां बनाई है। 115 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, यानी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी एक यूनिकॉर्न होता है $1 बिलियन और 13 यूनिकॉर्न में से दुनिया की एक यूनिकॉर्न भारत में आज बन रहा है। आप समझ लें कि दुनिया में अगर 3-4 देश सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इस स्टार्टअप में, तो उसमें से भारत एक है। ये आपको बताना चाहूँ कि हमारे युवा लड़के वैसे वैसे हथियारों का, वैसे वैसे स्पेस में प्राइवेट काम शटल डेवलप कर रहे हैं बड़े कम पैसे पर, जो दुनिया में विकसित देश कर रहे हैं। ये भारत के युवाओं का सामर्थ्य और ताकत है, उनको अवसर बड़े पैमाने पर मिल रहा है। तीसरा, आपके यहाँ पे देखा होगा कुछ ही दिनों पहले मैंने इकोनॉमिक्स, दुनिया की सबसे उल्लेखनीय पत्रिका है जो विश्व स्तर की है और जो खासतौर से भारत में बड़ी आलोचनात्मक दृष्टि रखती है, उसमें आपने पाया होगा 4 पेज खबर थी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन हुआ है, यानी सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का, एक्सप्रेसवे का, गांव-गांव तक सड़कों की बात आप सुन रहे थे भोक्ता जी से, वो कैसे सड़कें बनी हैं। फिर बिजली में किस बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कल की खबर है
रिकॉर्ड लोग आपके देश में यात्रा कर रहे हैं। शहर में विकास की कैसे अर्बन प्लानिंग हो, उसके लिए नए ढंग से प्लान हो रहा है। सस्टेनेबल अर्बन लिविंग के उद्देश्य से देश में अब नए प्रयास हो रहे हैं। हमारे जो समुद्र के किनारे पोर्टवेज और वाटरवेज हैं, सागर माला परियोजना के तहत उनमें बड़ी चीजें हो रही है। 2030 तक हमने कई चीजों में, जैसे हमारे आपका पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कैसे नॉन फॉसिल्स, कैसे हम पेट्रोलियम वगैरह बाकी जो चीजें कहते हैं जिनसे ये प्रदूषण होता है, उनको छोड़ करके हवा से, सूरज की रोशनी से बिजली और ऊर्जा उत्पन्न करें। तो उसमें भारत ने सीमा से समय से लगभग पहले 9 साल पहले उसने 40% की अपनी स्थापित विद्युत क्षमता को इस्तेमाल हासिल कर लिया है। माइक वाले मेरे को देखें कर रहा सर, हो गया। हेलो, तो इस तरह से आप देखिए जो आज समस्याएं आप महसूस करते हैं, जो आप सुन रहे थे भोगतारी से जंगल कट रहे हैं, बाकी समस्याएं आ रही है, बिजली की आ रही है, मौसम अनप्रिडिक्टेबल होने का आता है, तो भारत ग्रीन जीडीपी के साथ कैसे यात्रा करे, यह मिशन लाइफ के तहत बहुत पहले भारत ने शुरुआत की। आज लगभग हमारे यहाँ हाइड्रोजन के क्षेत्र से कैसे हम एनर्जी ले सकें, बड़ा प्रयोग और काम हो रहा है। तो भारत आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खास तौर से आपने देखा होगा, जो आप अगर हम बिल्कुल देशज भाषा में कहें तो पेमेंट वगैरह के संदर्भ से किस तरह बड़ा काम हो रहा है। पिछले लगभग 10 वर्षों में आपके बजट का आकार लगभग 3 गुना हो गया। भारत सरकार की आमद लगभग 2 गुना से अधिक बढ़ी, क्योंकि जो फॉर्मल इकोनॉमी की गई, जिससे आपने देखा होगा जीएसटी वगैरह में भी आमद बढ़ता है। दौर था जब कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गांव पहुंचने में 15 पैसा बचता है। हमारे एनसी सक्सेना बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी हुए, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी होते थे, इसी झारखंड में थे जब हम लोग अखबार में काम करते थे। और इसी अखबार को जिसमें हम लोग कार्य रहते इंटरव्यू में कहा था कि 82 से 85 हज़ार रुपये हम लोग ग्रामीण विकास को देश से भेजें, पूरे देश में अगर भेजें, उस वक्त यही बजट था, तो वो अच्छी तरह से लोगों को पहुंच जाएगा। अब उस चीज को टेक्नोलॉजी ने कैसे बदल दिया है। आज 53 मंत्रालयों की कुल 313 स्कीम डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है लोगों के पास। 320 अरब डॉलर से अधिक ऐसे ट्रांसफर लोगों के पास पहुंचे हैं, और इस प्रक्रिया में जो पैसे खत्म हो जाते थे, बीच से गायब होते थे, 25 अरब डॉलर से अधिक की बचत हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग फाइनेंशियल ईयर 15 से 22 के बीच 2,73,000 करोड़ की बचत हुई है डीबीटी से पेमेंट करने पर। 85 करोड़ लोगों को उनके खातों में पैसा गया, 10 करोड़ से अधिक किसानों को उनके बैंकों में सहायता मिली। 2013 से 21 के बीच 4.2 करोड़ फेक राशन कार्ड डिलीट किए गए, 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरी जिनका कोई पता ही नहीं था। टेक्नोलॉजी ने ये लीकेज रोका। ये सारा काम इस मुल्क में संभव हो सका टेक्नोलॉजी के नए प्रयोग से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। इसी तरह दुनिया में जो नए परिवर्तन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से लेकर के बाकी चीज़ों में, वो प्रयास हो रहा है कि देश उस दिशा में समयबद्ध आगे बढ़ सके। नई एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई है कि दुनिया में शिक्षा में जो बदलाव आ रहा है उसके अनुसार देश को हम खड़ा कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर प्रयास हो रहा है। हमारी संसद में पूरी तरह डिजिटल आधार पे काम शुरू हुआ है। साथ ही कैसे अब नए पायदान पर दुनिया खड़ी है। इन सारे प्रयासों से आपने देखा होगा अर्थशास्त्रियों को डाटा कि 25 करोड़ नीचे रहने वाले गरीब भारतीय ऊपर आ गए, गरीबी से निकल गए। पर अभी लंबा प्रयास करना है देश को और आगे ले जाने के लिए। इसमें लगभग 150 करोड़ की आबादी तक हम पहुँचने वाले लोग हैं, क्योंकि जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो हमारे लिए चुनौतियाँ भी बढ़ेंगी। हम एक सकारात्मक मानस से किस तरह जो भी राज्य सरकार से लेकर के देश स्तर पे जो भी बेहतर प्रयास हो रहे हैं देश को मजबूत करने के लिए, चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो,
लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का हो, महिलाओं को जो महत्व मिला, 85% जो हमारे मैंने इस तरह के जो नॉन एसएस जिन लोगों को बहुत पहले लाभ नहीं मिलता था, वो सारे मजबूत स्थिति में आए। आकांक्षी जिले जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, उनमें कैसे विशेष फोकस से काम हो चले। मुझे यह भी आपसे अंत में कहते हुए अनुरोध होगा कि जैसा आपने सुना कि गांव के स्कूल के बच्चे से लेकर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से लेकर विकास के कामों में लगे, एक सकारात्मक मानस बनाए तो देश बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाएगा। और जो मैंने आपको लक्ष्य बताया कि 2047 तक आप जो विकसित देश है उनके बराबर खड़ा हो पाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए बेहतर देश मुल्क छोड़ करके जाएंगे। जैसे आपके पुरखों ने आपको आजाद भारत में रहने का मौका दिया, वैसे ही अपने बच्चों के लिए आप एक बेहतर और सशक्त भारत बनाकर जाए जहां उन्हें गर्व हो सके। ये काम करने के लिए हमें इसी सकारात्मक मानस से आगे चलना होगा। अंत में मैं आपको किताब का उल्लेख कर रहा हूँ, ये अपने बच्चों से लेकर सबको बताइए, पढ़ाइए और आप खुद पढ़िएगा। ये एक व्यक्ति है जो हिमालय में रहते हैं, मेरा इनसे कोई परिचय नहीं है, किसी ने कोई किताब मुझे पढ़ने को मिली। किताब में क्या है कि कैसे दुनिया के मुल्क, आप क्या अमेरिका से सीखें, क्या यूरोप से सीखें, क्या चीन से सीखें और भारत क्या करे, भारत में कौन कौन सी ताकतें मिलकर एक फलक पर खड़ी हो तो इस देश को आगे ले जा सकती है। ये अपने बच्चे को अपने हित में पढ़ाइए, उसका मानस सकारात्मक होगा। ये अपने लोगों की सोच में पढ़ाइए, आपका मानस सकारात्मक होगा। मेरा ये आपसे निवेदन होगा। किताब का नाम है भारत सुख, शांति, समृद्धि और समाधान की विश्वगाथा। जिस व्यक्ति ने लिखा है उसने अपना नाम नहीं लिखा, अव्यक्त लिखा। और आप उस पर जाएंगे गूगल वगैरह पर, इसको ढूंढेंगे, किताब मिलेगी, आप जरूर पढ़िए। और चूंकि मैं इस किताब से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, इसलिए इसका एक प्रकरण सिर्फ आपको मैं सुना देना चाहता हूँ कि देश बनाने के लिए अधिक उम्र हो चुके लोग भी संकल्प लें तो बड़ी आज हमारी आबादी हो रही है, वो क्या कर सकती है। इसमें जो उल्लेख है, थॉमस कायर ने 67 वर्ष की अवस्था में साइलेंस सीखना शुरू किया। जॉन बर्नार्ड साहब 72 के हो चुके थे तब उन्होंने टाइपराइटर पे टाइपिंग सीखना शुरू किया। शताब्दी आयु वाले ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैरी बर्न्स ने अपना पहला उपन्यास को लिखा जब वे 96 वर्ष के थे। जापान की यूचिरो मिरा ने 80 वर्ष की अवस्था में तीसरी बार एवरेस्ट चढ़ाई की। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन 77 वर्ष की उम्र में फिर से अंतरिक्ष गए। अमेरिकी आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट ने 91 साल की उम्र में न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध गुगेनहाइम म्यूजियम तैयार किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन 78 साल के थे तब उन्होंने बाइफोकल चश्मे का आविष्कार किया। प्रसिद्ध अमेरिकी लोक कलाकार दादी मूसा या ग्रैंडमा मोजेस 76 वर्ष की थी तब उन्हें गठिया या आर्थराइटिस हो गई, तब उन्होंने पेंटिंग सीखना और करना शुरू किया। इसके बाद 101 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कैनवास पर लगभग 1500 अद्भुत चित्र बनाए। वो अमेरिका की सबसे सर्वकालिक कारीगरी के रूप में शुरू हो गई। आज हमारे देश में उम्र दराज लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उनकी ताकत ये है। मैं सारी ताकतों का आह्वान करता हूँ कि भारत बनाने में लगे, एक साथ काम करें, निश्चित रूप से मजबूत भारत बनेगा। मैं पुनः आप सबका, चतुरा के प्रशासन का, प्रेस क्लब का, अपने आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।